मेरा बहनोई चाहता था कि मैं उसके बच्चे को अपना दूध पिलाऊं, क्योंकि डब्बे वाले दूध से उसका पेट खराब हो गया था और मेरी बहन बहुत बीमार थी। मेरे शोहर ने बहनोई को इनकार कर दिया, मगर बहनोई बोला, मैं तुम्हें नया मकान लेकर दूंगा। हमारा कच्चा मकान था। इस बार मेरा शोहर मान गया। मैं दूध पिलाने जाती तो बहनोई सामने खड़ा हो जाता। मुझे बहुत शर्म आती। एक रोज दूध पिलाते हुए मेरा दिल फट गया। जब मेरा नाम अनिला है और मेरे शोहर का नाम शर्जील है, उस वक्त हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे, क्योंकि मेरे बहनोई ने हमारे सामने बात ही कुछ ऐसी कर दी थी। मेरा शोहर कहने लगा, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी बीवी अनिला ये काम नहीं कर सकती, वो खुद भी तो कमजोर है। मेरा बहनोई मेरी तरफ देखने लगा तो मैं शर्म से नजर ही नहीं उठा पा रही थी। असल में बात ही कुछ ऐसी थी। बहनोई मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा। वो कहने लगा कि देखो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वो मरते मरते बचा है और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि उसे अपनी माँ या उसके खानदान की किसी औरत से गिजा की जरूरत है। अनिला, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी बहन का ऑपरेशन हुआ है। वो अभी इस हाल में नहीं है। वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है। वो हमारे बच्चे को गिजा देने से कासिर है। खुदा के लिए मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारा हक नहीं रखूंगा, बल्कि मैं तुम्हें इस काम के बहुत अच्छे पैसे दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शोहर शर्जील का काम नहीं है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम लोगों का पूरा पूरा साथ देने को तैयार हूँ। कहो तो अभी इसी वक्त शर्जील को एक माकूल रकम दे देता हूँ, जिससे ये अपना कारोबार शुरू कर लेगा। क्योंकि मेरे नजदीक मेरा बेटा मेरा सब कुछ है। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा बहनोई मेरे शोहर की तरफ देख रहा था, मगर मेरे शोहर ने एक बार फिर उसे इनकार कर दिया था। अब मेरा बहनोई अपने दोनों हाथ जोड़े फूट फूट कर रोने लगा था। वो मेरी मिन्नत समाजत कर रहा था। अपने भांजे की हालत तो मैं भी देख कर आई थी। वो बहुत कमजोर हो चुका था। दोनों हाथों पर ड्रिपें लगी हुई थी। मेरी बहन भी उसके पास परेशान बैठी थी। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि मेरे बहनोई ने हमसे ये बात क्यों की थी। मेरी बहन की हालत ठीक नहीं थी, मगर वो बात तो कर सकती थी। ये बात तो मुझसे मेरी बहन को कहनी चाहिए थी। अगर वो कहती तो शायद मेरा शोहर इनकार ना करता। हाँ, ये बात भी सच है कि मेरे शोहर शर्जील के हालात वाकई ठीक नहीं थे। उनकी नौकरी खत्म हो गई थी और वो आजकल मजदूरों के साथ काम पर जाते थे। जब से मेरी शादी हुई थी, मैंने सिर्फ जरूरियाती जिंदगी ही पूरी करते हुए देखा था। ख्वाहिशात क्या होती हैं ये मैं नहीं जानती थी। इस वक्त तो मैं खुद भी ज्यादा तंदुरुस्त ना थी। इत्तफाक ये था कि मेरी बेटी और मेरी बहन का बेटा एक ही दिन पैदा हुए थे। मेरा भांजा मेरी बेटी से बस चंद घंटे ही बड़ा था, लेकिन मेरी बेटी नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुई थी और मेरा भांजा ऑपरेशन से पैदा हुआ था और वो पैदाइशी ही कमजोर था। चंद दिन बाद घर पर मेरे बहनोई उसे ले आए थे, लेकिन मेरी बहन की हालत ठीक ना थी। उसने डब्बे का दूध बच्चे को शुरू करवा दिया था, जो कि उसके पेट में ऐसा लड़ा कि उसको डायरिया हो गया और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची थी। अब ये हाल था कि उसको कोई भी दूध रास नहीं आ रहा था। जब भी दूध पीता उसे उल्टी आ जाती थी। इसलिए डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर माँ या उसके खानदान की किसी औरत से इस बच्चे को गिजा ना मिली तो ये मर भी सकता है। ये खबर भी मुझे अपने बहनोई के मुंह से ही सुनने को मिली थी। बहरहाल, बहनोई को रोता देखकर मैंने शर्जील की तरफ देखा था, मगर उनके तेवर बता रहे थे कि वो कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे। तब अचानक मेरे बहनोई ने एक ऐसी बात की कि मेरे शोर शर्जील इस काम के लिए फट से मान गए थे। असल में हमारा मकान छोटा सा और कच्चा था और हालत ये थी कि कभी भी उसकी छतें गिर सकती थीं और मेरे शोहर के पास तो पैसे ही नहीं थे। वो मकान को लेकर बहुत परेशान थे। मेरे बहनोई ने कहा था कि तुम अपना मकान बेच दो, मैं तुम्हें अपने घर के साथ एक नया और बड़ा सा मकान खरीदूंगा। अगर तुम्हारी बीवी मेरे बच्चे को दूध पिला देती है तो मैं वो मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। इस बात पर शर्जील ने मेरे बहनोई के सामने हामी भर ली थी। वो खुश हो गए थे। सबसे पहले मेरे बहनोई ने हमारा घर बेचा और अपने घर के बराबर वाला नया और मजबूत घर हमें खरीद कर दिया था, ताकि हम अपने नए घर में शिफ्ट हो सके और फिर बच्चे को खिलाने पिलाने में ताखीर ना हो सके। मेरे शोहर शर्जील का घर ज्यादा महंगा नहीं था, लेकिन वादे के मुताबिक ऊपर की सारी रकम मेरे बहनोई ने भरी थी। अब मैं अपनी बहन के पड़ोस में आ चुकी थी, लेकिन मुझे लगा था कि ये देखकर मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन जब मैं अपने भांजे को गिजा देने के लिए अपनी बहन के घर गई तो मुझे देखकर उसका रवैया बहुत ज्यादा खराब था। मुझे देखकर ही उसने नागवारी से अपना मुंह फेरा और फिर अपने बेटे को मेरी गोद में डालकर कमरे से बाहर चली गई। अपनी बहन का रवैया देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। मैंने अपने भांजे को सीने से लगाया और उसे प्यार करने लगी।
अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से उसे खुराक देनी थी और फिर वो मेरी बहन की औलाद थी, मुझे क्यों ना उस पर प्यार आता। बहरहाल जब वो पेट भर के सैराब हो चुका था तो वो फौरन से सो गया, वरना बहन की गोद में वो रोए जा रहा था। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और बाहर आ गई। मेरी बहन उस वक्त लाउंज में चक्कर काट रही थी। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा था, मगर वो अपना ख्याल ठीक से नहीं रख रही थी। अजीब सी बेचैनी उस पर सवार थी, लेकिन जैसे ही मुझे देखा तो वो किचन में चली गई। इससे ये साफ जाहिर हो रहा था जैसे वो मुझसे कतराने लगी है, लेकिन मैं वजह समझ नहीं पाई थी। मैं बहन के पीछे किचन में ही चली गई। मैंने देखा वो फ्रिज में से गोश्त निकाल रही थी, शायद खाना बनाने के लिए मुलाजमा को दे रही थी। मैंने कहा, आपी, आपको क्या हुआ है? आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप कोई काम करें, बल्कि आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। तब वो कहने लगी, कमजोरी की वजह से मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, मगर सारा दिन मैं बेड पर तो नहीं लेट सकती। घर मुलाजमा के हवाले कैसे कर दूं? तुम्हें भी अपने घर में बहुत से काम होंगे। तुम्हारा ये एहसान ही बहुत है कि तुम मेरे बेटे को दूध पिलाने आ जाती हो। वो तो यूं कह रही थी कि जैसे मैं उनके घर से जाने ही वाली हूँ। उनका रूखा रवैया देखकर मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि वो मेरा भांजा है, मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरी बेटी निम्रा है। लेकिन जब आपा ने मुझे किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुझसे कोई बात नहीं की, बस अपने कामों में मसरूफ रही, तो मैं उठकर वापस आ गई। उस वक्त मेरी बेटी शर्जील की गोद में थी और रो रही थी। उसे भी भूख लगी थी। शर्जील गुस्से से मुझे देखने लगे, कहने लगे कि सबसे पहले अपनी औलाद को खिला पिलाकर जाया करो, ये ना हो कि तुम भांजे के चक्कर में मेरी बेटी पर तवज्जो कम कर दो। मैंने कहा, शर्जील, क्या हो गया है आपको? मैं आपकी इजाजत के बगैर तो वहाँ नहीं गई थी। और फिर आप जानते हैं मेरे बहनोई जुहेब ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। एक छोटे से इलाके का हमारा पुराना घर बेचकर हमें अच्छे इलाके में बड़ा सा घर लेकर दिया है। अपने बच्चे की खातिर हम लोगों पर लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। हमें तो उनका एहसान मंद रहना चाहिए। मुझे तो लगा था कि मेरी बात सुनकर शर्जील का रवैया सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही जुहेब भाई से ये बात तय की थी। लेकिन वो कहने लगे, हाँ, अब तुम रोज मुझ पर यही एहसान जताया करना कि तुम्हारा बहनोई हम पर क्या क्या एहसान कर चुका है। हालांकि इस मकान के अलावा मेरे बहनोई ने 2 लाख की रकम भी मेरे शोहर को दी थी, ताकि मेरा शोहर कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर सके। शर्जील कहने लगा, उसने हम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम्हारी बहन के घर औलाद हुई है और जानती हो ना कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। तुम्हारा बहनोई जो कुछ भी कर रहा है अपने बेटे के लिए कर रहा है, इसलिए मेरी बात कान खोल कर सुन लो। उसका कोई भी एहसान हमारे सर पर नहीं है। हाँ, ये है कि तुम उसके बेटे पर एहसान कर रही हो। अपने शोहर की सोच पर मुझे हैरत हुई थी। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने ये बात भी महसूस की थी कि जब भी मैं अपने भांजे के पास जाती, मेरी बहन का मूड बहुत खराब हो जाता। अलबत्ता मेरे बहनोई मेरा बहुत ख्याल रखते थे। रात को जब काम से अपने घर आते तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर दस्तक देते। दरवाजा शर्जील खोलते थे। वो शर्जील को फलों के शॉपर थमाते थे कि अनीला से कहना कि ये सारे फल आज ही खा ले, उसकी सेहत अच्छी होगी तो बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे। वो अक्सर बकरे का गोश्त भी देकर जाते थे। ये सब देखकर शर्जील का गुस्से से बुरा हाल होने लगता था। वो फलों के शॉपर मेरे सामने इस तरह से फेंकते थे जैसे इसमें न जाने क्या हो, और गुस्से में कहते, ये तुम ही खाना, क्योंकि तुम्हारा बहनोई खास तुम्हारा नाम लेकर ये चीजें देकर गया है। मैंने कहा, शर्जील, आपको क्या हो गया है? जुहेब भाई ने वैसे ही कह दिया होगा। आप तो बात ही पकड़ लेते हैं। मैं अपनी बेटी को गोद में पकड़े बहला रही थी, क्योंकि वो रोए जा रही थी। उसे 2 दिन से बुखार था और वो किसी के पास भी चुप नहीं हो रही थी। अचानक उसी वक्त मुझे अपनी बहन का फोन आ गया। वो कहने लगी कि मेरा बेटा अयान जाग गया है, उसे भूख लगी है। हालांकि मैं अपनी बेटी निम्रा को दूध पिला चुकी थी, लेकिन वो फिर भी रोए जा रही थी। मैंने शर्जील से कहा कि बस आधा घंटा आप इसे संभाल लें, तो मैं अयान को जाकर दूध पिलाकर आती हूँ। मेरा शोहर कहने लगा, अपनी बहन को फोन करके कह दो अब तुम कल ही आओगी। उसे कहो कि मुझे अपनी बेटी को भी संभालना है। मैं दिन में ही सिर्फ 3 टाइम आऊंगी। मैंने शर्जील से कहा, क्या हो गया है आपको? बच्चे को किसी भी वक्त भूख लग सकती है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। अगर आपको इन सब बातों पर एतराज था तो आप पहले दिन ही इनकार कर देते। उस वक्त मकान की लालच में क्यों मान गए थे? शर्जील ने गुस्से में निम्रा को मुझसे यूं पकड़ा जैसे छीना हो। कहने लगे, अच्छा ठीक है,
मुझे तुम ज्यादा बातें मत सुनाओ, जाओ तुम जाकर उन लोगों की गुलामी करो। ये मेरी बेटी है, मैं इसे खुद संभालूंगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि शर्जील को क्या हुआ है, वो क्यों मुझसे इस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं। बहरहाल उस वक्त मुझे अपने शोहर से ज्यादा अपने भांजे की फिक्र थी, क्योंकि उसके रोने की आवाजें यहाँ तक आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उसकी सेहत कुछ बेहतर होने लगी थी। मैं फौरन से अपनी बहन के घर चली गई तो मेरी बहन उसे बहलाने की कोशिशें कर रही थी। मुझे देखकर उसने अयान को मेरी गोद में डाला और खुद वो कमरे से जाने लगी। मैंने कहा, आपा, आपको हुआ क्या है? आप क्यों मेरे साथ इस तरह से रूखा सा रवैया रखती हैं? कहने लगी, तुम बस जो एहसान हम पर कर रही हो बस वो ही किया करो। मेरा शोहर तुम्हें सिर्फ एक दूध पिलाने के जितने लाखों रुपए दे रहा है, मैं सब जानती हूँ। तुम दोनों हाथों से मेरे शोहर को लूट रही हो। ये सुनना था कि मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने जुहेब भाई से कुछ नहीं मांगा था, उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से हमें यहाँ पर नया घर लेकर दिया है। मेरी बहन कहने लगी, अब तुम्हारे शोहर को जो पैसे दिए हैं मैं सब कुछ जानती हूँ। जितनी मेहरबानी वो तुम पर कर रहा है, बीवी के हैसियत से मुझ पर तो नहीं करता। अपनी बहन की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। वो कैसी बात कर रही थी? मैंने कहा, आप क्या कह रही हैं? तब वो कहने लगी, मैं आज तक वो दिन भूली नहीं हूँ जब जुहेब ने मुझे छोड़कर तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था, और कितना इसरार किया था। वो तो जब अम्मा ने साफ कह दिया कि जब तक मेरी बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी वो तुम्हारी शादी नहीं करेंगी, और जो रिश्ता बड़ी के लिए आया है तो वो बड़ी बेटी को छोड़कर हम छोटी से शादी नहीं करेंगे, तब जाकर जुहेब ने मेरे लिए रजामंदी दी थी। ये बात सुनकर तो मैं अपनी आपा की शक्ल ही देखती रह गई। वो पिछले 6 साल पुरानी बात को यूं सोच रही थी। ना तो मैंने कभी जुहेब भाई को इस नजर से देखा था, शादी के बाद कभी उन्होंने मुझसे ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की थी। और मेरी बहन सोच रही थी जुहेब ने मुझसे मिलने के लिए ये सब ड्रामा किया है, लेकिन ये सच था कि शादी होने के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया था। मेरी शादी तो 2 साल पहले शर्जील से हुई थी। जब जुहेब भाई ने रिश्ता मांगा था मैं थी भी छोटी, 11वीं जमात में पढ़ती थी। बस उस वक्त वक्ती तौर पर हो जाने वाली बात को मेरी आपा ने किसी दूसरे ही अंदाज में लिया था। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में बैठे शक का कीड़ा मैं कभी भी नहीं निकाल सकती थी। मैं तो शर्जील के रवैये से भी परेशान थी। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि जैसे मेरी बहन सोच रही थी ऐसा ही कुछ रवैया शर्जील का भी नजर आ रहा था। मैंने बहनोई से कहा कि अब शर्जील का काम अच्छा चल रहा है, लिहाजा आप मुझे फल और गोश्त लाकर मत दिया करें। मेरा शोहर मुझे ये चीजें खुद लाकर देता है, वो भी बहुत अच्छा है। मेरी बात सुनकर मेरे बहनोई मुझे गौर से देखने लगे। कहने लगे, खैर तो है ना, कहीं शर्जील तुम पर शक तो नहीं करने लगा? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी आपा ने जो बातें मुझसे कही थी वो जुहेब से भी कहती थी, तभी उन्हें अंदाजा हो गया था। उस वक्त मैं आपा की बातों से बेहद दिल बर्दाश्ता हुई थी, इसीलिए रोने लगी थी। मेरे बहनोई वापस चले गए। मुझे लगा कहीं मेरी वजह से बहन और बहनोई के रिश्ते में दरार ना आ जाए। और वैसे भी अब 8 माह होने वाले थे मुझे अपने भांजे को संभालते हुए। माशाअल्लाह से अब वो काफी सेहतमंद हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने बहनोई को मना कर देती हूँ और उनसे ये भी कह देती हूँ कि जो पैसे वो हमें दे चुके हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता वो पैसे उन्हें वापस दे दूंगी, ताकि आपा को ये ना लगे कि मैं आपके एहसान तले ऐश कर रही हूँ। बहरहाल मैंने शर्जील से भी कह दिया कि जो पैसे जुहेब भाई ने दिए हैं अब हमें उन्हें वापस कर देने चाहिए, क्योंकि आपका कारोबार तरक्की कर गया है और जैसे जैसे मजीद कारोबार बढ़ता जाएगा हम पैसे जमा करेंगे, फिर जुहेब भाई को वापस लौटा देंगे। ये बात सुनकर शर्जील मेरी तरफ गौर से देखने लगे। कहने लगे, अब ये बात तुम्हारे दिमाग में किसने डाली है? मैंने कहा, आपके रवैये ने। मुझे लगता है आप मुझ पर शक करने लगे हैं। बस 6-7 महीने की तो और बात है। मेरा भांजा जब ठोस ग़िज़ा खाने लगेगा तो उसे मेरी जरूरत नहीं रहेगी। उस वक्त तक हम इस घर की कीमत भी जुहेब भाई को उतार देंगे और ये घर बेचकर आप मुझे जहाँ चाहें ले जाएं, मुझे कबूल है, मगर मुझे यहाँ नहीं रहना। शर्जील कहने लगे, तुम शायद ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने कहा, नहीं, आपके शक ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है और अब मैं वही करूंगी जो मैंने सोच लिया है। शर्जील ने आज मुझ पर गुस्सा नहीं किया था, शायद वो अपने रवैये पर शर्मिंदा हुए थे। फिर देखते ही देखते 8 माह का अरसा भी गुजर गया। अब अयान घर की हल्की फुल्की चीजें खाने लगा था, लेकिन उसको मुझसे बेहद मोहब्बत हो गई थी। शायद फितरी सी बात थी। बेशक वो मेरे वजूद का हिस्सा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मेरे बहुत करीब था
और अब डॉक्टर ने भी कह दिया था कि आपका बेटा घर की चीजें खा पी सकता है। आपा तो अब अयान को मेरे पास भी भटकने नहीं देती थी। न जाने उसे किस बात का डर था। बहरहाल मैंने वो घर बेचा और एक दूर दराज के इलाके में घर ले लिया। शर्जील ने पाई पाई जमा करके जोहेब भाई के सारे पैसे वापस कर दिए। अब हमारे हालात काफी बेहतर हो गए थे। अब मैं आपा के घर बहुत कम जाती थी, लेकिन अयान और निम्रा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कई साल ऐसे ही गुजर गए। जब ये दोनों जवान हुए तो एक दिन मेरी बहन ने मुझे फोन किया और कहने लगी कि अयान और निम्रा शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। आपा कहने लगी कि तुमने अपनी बेटी को भी मेरा ही घर दिखाया है। पहले तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी हमेशा आजाब में रही है। जुहेब ने कभी मुझे वो मोहब्बत नहीं दी जिसकी मैं हकदार थी, और अब तुम्हारी बेटी ने तमाशा लगाया है। हमारे घर में तो तूफान उठ गया है। मैंने कहा, आपा आप कैसी बातें कर रही हैं? अयान की शादी किसी कीमत पर भी निम्रा से नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका रजाई भाई है। बहन कहने लगी, ये बातें तुम्हें अपनी बेटी को समझानी चाहिए थी, जिसने न जाने अपने प्यार में मेरे बेटे को पागल बना रखा है। मैंने कहा, निम्रा इस बात से वाकिफ है। शायद आपने अयान को ये बात नहीं बताई, वरना वो कभी भी ऐसा नहीं कहता। आपा कहने लगी, वो मेरी सुनता कब है? मैंने आपा का फोन बंद कर दिया तो मेरे बहनोई की कॉल आने लगी। वो भी मुझे कह रहे थे कि अयान ने निम्रा से शादी करने की जिद पकड़ ली है। वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। मैंने उसे कहा है कि वो तुम्हारी रजाई बहन है। तब वो कहता है, आप लोग मेरी शादी निम्रा से ना करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। बहनोई मुझसे कहने लगे कि अयान आज तुम्हारे घर आएगा, तुम उसे समझाओ। शाम को अयान घर पर आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। कहने लगा, खाला मेरे माँ बाप निम्रा से मेरी शादी ना करने के बहुत सारे बहाने कर रहे हैं, लेकिन मैं सच जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, जो कुछ तुम्हारे वालिदैन ने कहा है वो सच है। तुम निम्रा के रजाई भाई हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो समझो कि मैं सच कह रही हूँ, और निम्रा इस बात को जानती है। वो कहने लगा कि मेरी कभी उससे इस बारे में बात ही नहीं हुई, लेकिन आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। ये कहकर वो चला गया। कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि वो बैरूने मुल्क चला गया है। यहाँ पर मैंने निम्रा की शादी करके उसे रुखसत कर दिया था, और 3 साल बाद पता चला कि अयान की वहाँ बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई थी और उसने वहाँ किसी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लिया था।